दोस्तों आज पूरे उत्तराखंड में यूटेट का एग्ज़ाम था और अलग अलग सेंटर्स में हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में बैठे हैं। हमारे साथ इस वक्त दिव्या पाल मौजूद हैं जो कि पौंडुचेरी से उत्तराखंड के हल्द्वानी में एग्ज़ाम देने आई हैं। लगभग 50 घंटों की यात्रा करने के बाद दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, और दिव्या का पेपर बिल्कुल A1 गया जैसा कि उन्होंने बताया है ना। हाँ, तो मैंने दिव्या कोशिश थोड़ा सा हमारे की है। और तमाम देखने सुनने वालों को बताओ कि पैटर्न कैसा था। आपने तो खैर पहली बार दिया, हाँ। तो किस तरह का पैटर्न था और कितना मजा आया उसको सॉल्व करने ओके, में। सो यूटेट का पेपर मैंने दिया। काफ़ी अच्छा पेपर था। जैसा कि आप सभी जानते हैं जिन्होंने यूटेट का एग्ज़ाम दिया होगा कि इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स का होता है और 150 मिनट्स आपके पास समय भी होता है। तो इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश या आपकी कोई भी भाषा जो आपने चुनी है, आपकी चयनित भाषा। और इसके अलावा आपका सब्जेक्ट जो कि मैथ साइंस हो सकता है या सोशल साइंस हो सकता है। मेरा मैथ साइंस था। इंग्लिश मेरी प्रथम भाषा थी और हिंदी मेरी द्वितीय भाषा थी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जैसा कि मेरा बहुत पैशन है साइकोलॉजी को लेकर, तो साइकोलॉजी को लेकर मेरा पैशन है, तो वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें अलग अलग लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे कि जीन पियाजे से, और लर्निंग कैसे की जाती है, टीचिंग या टीचिंग से रिलेटेड थे कि कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे और अलग अलग स्टेजेस, डेवलपमेंट की स्टेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे और बिहेवियर हर स्टेज में कैसा होता है बच्चे का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि आसानी से अगर किसी ने साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है तो वो सॉल्व कर सकता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। उसके बाद हम बात करते हैं पहली भाषा जो मेरी इंग्लिश थी। इंग्लिश में ग्रामर से क्वेश्चन थे। ग्रामर में लिटरेरी टर्म्स से क्वेश्चन थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच थी, आर्टिकल्स थे, पैसेजेस थे और अच्छे क्वेश्चन थे जो कि आसानी से अगर आप थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी, हिंदी जो मेरी द्वितीय भाषा, जो कि मेरी मातृभाषा भी है। मध्य प्रदेश से मैं बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से हिंदी पढ़ी है जो कि राजभाषा भी है, सब जानते हैं। तो हिंदी का पेपर भी बहुत अच्छा था। हिंदी में अलंकार से रिलेटेड सब क्वेश्चंस थे और भाषा से रिलेटेड हिंदी को पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने अंग्रेजी की बात करी थी, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इनकी अलग से साइकोलॉजी होती है, सब्जेक्ट की पेडागॉजी, कि ये सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। तो अभी हिंदी को जब हमें किसी सिखाना है ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे हिंदी प्रथम भाषा नहीं है, तो वो कैसे सिखाई जाएगी, कौन कौन सी मेथड यूज की जाती है। जैसे अंग्रेजी अगर हमें सीखना है तो हम कैसे करते थे, हमने बचपन में सीखा था कि हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते थे। तो वो पुरानी तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है भाषा को सिखाने का कि उसको ट्रांसलेट किया जाए, जैसे कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए सबसे समझाने के लिए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हिंदी में थे और पैराग्राफ क्वेश्चन थे, जैसे कि आप अगर पद्यांश और गद्यांश पढ़ना था और उसका उत्तर देना था। उसके बाद मैथमेटिक्स और साइंस। तो अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो बहुत ही आसान लेवल का मैथमेटिक्स था, जो कि 8th लेवल तक का, जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साइंसेस में भी सेम, अगर आपने 10th तक साइंस भी पढ़ी है तो आप अच्छे तरीके से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि जैसे कि रस्टिंग प्रोसेस कैसे होती है, आयरन की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, और साइंस और मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाया जाता है, कि किस तरीके की पेडागॉजी का यूज़ किया जाए कि आप अच्छे से मैथमेटिक्स और साइंस को बच्चे को जीवन से रिलेट करके उनको पढ़ा सकें। तो कैसे आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे मैथमेटिक्स और साइंस के, अगर वो आप जानते हैं तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात है। तो आपने तो ऐसे बता दिया जैसे कि बहुत आसान होगा पेपर, है ना। और क्योंकि आपकी पढ़ाई दरअसल उस तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, तो आपका बहुत अच्छा भी गया है पेपर। तो लेकिन क्या और तमाम सारे बच्चे भी उस लेवल से पढ़ पाए होंगे, जैसे आपने जीन पियाजे का नाम लिया, क्या इस तरह के जो बाहर के जो फिलोसोफर हैं, क्या उनको टेट क्वालिफाई वाले लोग, पढ़ने वाले लोग पढ़ पाते होंगे, उन तक पहुंच पाते होंगे? अगर मुझे लगता है किसी ने भी अगर बीएड अच्छे ढंग से पढ़ा है, अगर उन्होंने टीचिंग ढंग से पढ़ी है कि कैसे टीचिंग की जाती है, अगर इंटर्नशिप की है
और चाइल्ड साइकोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी है, जो कि बीएड में अनिवार्य रूप से पढ़नी होती है। अगर थोड़ा भी अगर बीएड ध्यान से अगर ढंग से किसी इंसान ने पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि उसे ये पेपर मुश्किल लगा होगा, आसानी से पास किया जा सकता है पेपर। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्या जी, इससे पहले तक मुझे लग रहा है कि शायद कितने साल हो गए यूटेट और सीटेट को कंपलसरी किए हुए? ये लगभग मुझे बहुत लगता पहले है, तो नहीं था ना? हाँ ये पहले शायद ऐसा नहीं था। पहले अलग अलग, वैसे तो यूटेट का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, मैंने पहली बार अप्लाई किया। मतलब बट जैसे सीटेट। कि सीटेट जैसा जो सेंट्रल लेवल का है, ये मुझे लगता है लगभग जब से बीएड, जैसे कि बीएड बहुत ज़्यादा होनी तादाद में होना शुरू हुआ, तो एक तरह से छटनी के लिए इसको छटनी के लिए, ताकि सभी लोग ऐसे टीचरशिप में आसानी से भर्ती ना हो, कोई एक स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम हो कि टीचर की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंसीज हैं, जो उनका उनका ज्ञान का जो वो है, वो बहुत अच्छा लेवल का होना चाहिए, ताकि वो एक बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा सके। उस लेवल का उनका ज्ञान होना चाहिए कि वो बच्चों को कम्युनिकेट कर सके और प्रदान कर सके उनको। बिल्कुल। अगर नहीं है तो फिर आप इस बहाने तैयारी करेंगे, बिल्कुल एग्जाम के बहाने। तो आपको लगता है कि ये एक तरह से बीच में ये रखना बैरियर या इस तरह का कुछ एक जरूरी था? मुझे लगता है बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब टीचरशिप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है। मुझे लगता है कि अगर एक अच्छा टीचर बच्चे के जीवन में नहीं है तो उस बच्चे का जीवन अधूरा है। एक बच्चे का, एक बच्चा एक मिट्टी की तरह होता है, तो उस मिट्टी को मूर्ति या उस मिट्टी को शेप देने के लिए, आकार देने के लिए टीचर बहुत बड़ा योगदान निभाता है। तो मुझे लगता है टीचर को इतना ज्ञान, इतना उसमें बेसिक ज्ञान और जो उसके जो बायसनेस होते हैं वो नहीं होने चाहिए। उसको समझना चाहिए कि जाति, धर्म, लिंग, उसका कल्चर, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। तो वो बराबरी का पद प्रदान कर सके, बराबर एक हिस्सा प्रदान कर सके। तो ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे कि बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि सबको समान मौका मिला जाए पढ़ने का, चाहे फिर वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, चाहे वो बहुत अमीर हो, चाहे वो बहुत गरीब हो, चाहे वो कोई स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे वो कोई बच्चा वो किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहा हो, तो सबको एक समान मौका मिलना चाहिए पढ़ने का और आगे बढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिव्या, आपने सीटेट तो क्वालिफाई कर चुके हैं। हाँ। तो आपको लगा कि क्यों ना उत्तराखंड में भी यहाँ के पहाड़ों का लुत्फ लिया जाए, यहाँ के पहाड़ के बच्चों को पढ़ाया जाए, तो इसी वजह से आप यहाँ का एग्जाम दे रही हैं? हाँ जी। तो कल कितने अगर आपकी जॉब लगती है तो आप कौन से जिले में, कौन से इलाके में रहना पसंद करेंगी? मुझे लगता है उत्तराखंड में मैं कहीं पे भी रहने में बहुत खुश रहूंगी। मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। पहाड़, चलो ठीक है, पहाड़ भी, नदियाँ भी, सब कुछ पसंद है, लेकिन नेचर से ज़्यादा कनेक्ट रहने का मुझे शौक है। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे उत्तराखंड में अगर जॉब करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि वो मुझे हमेशा नेचर से जोड़ के रखेगा। और मैं अगर किसी भी एक बच्चे के जीवन में बदलाव ला सकूंगी तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। क्या बात है दिव्या, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, इतनी अच्छी प्यारी बातें। हल्द्वानी में आप पहली बार आई हैं, है ना? हाँ जी। तो कैसा अनुभव था आपका? क्योंकि आप रात 11 बजे आपको रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर आना पड़ा, तो डर था मन में, और कैसा लगा? और खुद ही आप पौंडीचेरी से इतना दूर आई हैं, इतना किलोमीटर की यात्रा करके, तो कैसा लगा आपको? मतलब सेफ फील किया आपने हल्द्वानी में आकर? हाँ, तो मुझे लगता है सेफ फील करना एक ऐसी चीज हो गई ना कि मैं ऐसा मानती हूँ कि आप जैसा सोचते हो आपके साथ वैसा ही होता है। तो मैं मेरे अंदर से वो जो डर है ना, हर बार जो मुझे रोकता है, किसी चीज को करने से रोकता है, उस डर के ऊपर मैंने एक काबू पा लिया है कि जब भी मुझे किसी चीज से डर लगता है तो मुझे मन करता है कि मैं वही करूँ, वही करने का मेरा मन करता है। तो मुझे लगता है वही रोमांच है जीवन में। जब सब कुछ प्रेडिक्टेबल होता रहेगा कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है, तो हमें जीवन में रोमांच कहाँ मिलेगा? तो मुझे ऐसा इतना ज्यादा डर नहीं लगा। मुझे ऐसा था कि मुझे विश्वास है कि मैं अच्छे से जाऊंगी, अच्छे से एग्जाम दूंगी, ये मेरे मन में भाव था और वैसा ही हुआ है। क्या बात है। हल्द्वानी जैसा सपनों में सोचा था, कुछ एक विजन तो बना होगा कि हल्द्वानी जा रही हूँ तो हल्द्वानी ऐसा होगा, क्या वैसा ही था या कुछ बदला हुआ पाया? तो जब मैं रात को आई तब तो मैंने इतना ज्यादा कुछ ढंग से देखा नहीं, बट मैं जब सुबह सुबह उठी और जब मैंने विंडो खुली हुई थी और मैं उससे बाहर देखी तो बहुत सुंदर सा दृश्य दिखा मुझे, पहाड़ दिखे। तो मुझे इतनी पास से शायद पहाड़ मैंने पहली बार देखा है, मैं कभी पहाड़ों के इतने करीब गई नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसा मतलब खुशी सा मन में ऐसा भाव आया। और जब मैं बाहर निकली, मैं एग्जाम देने के लिए पैदल चली जब रोड पे, तो मैंने बहुत सारे आसपास फूल देखे।
तो जब भी मैं फूलों को देखती हूँ या पेड़ों को देखती हूँ तो मेरा मन करता है जल्दी जल्दी से फोटो खींचूं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे फूलों के फोटो खींचे और मैंने उसको अब यादगार के लिए हमेशा के लिए रख लिया है और आंखों में ऐसे पिक्चर क्लिक कर लिए। तो अभी सारा इमेज है जो भी मैं चल चल के रास्तों पे गई और मैंने जो कैप्चर किया। जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया दिव्या इतना कीमती वक्त अपना देने के लिए, इतने अच्छे सजेशंस के लिए। थैंक यू। Thank you. ओके, बाय।